नमस्कार, सलाम। आप सभी का मेरे चैनल स्वेट्स पैशन पे स्वागत है। मैं डॉक्टर स्वाति एस मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, आर्य महिला पीजी कॉलेज, विच इज़ एफिलेटेड कॉलेज ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आज हम जिस नए टॉपिक के साथ यहाँ पर मिल रहे हैं वो सोशियोलॉजी से थोड़ा सा हट के टॉपिक है और विगत 2-3 दिनों में ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा है। सभी टीचिंग कम्युनिटी के बीच में, नॉन टीचिंग कम्युनिटी के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में, जितने भी एकेडमिशियन हैं उनके बीच में, इवन पेरेंट्स के बीच में भी, क्योंकि ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी शिक्षा पे आधारित है। जी हाँ, आप सही समझे। मैं आज जिस टॉपिक को लेकर आई हूँ वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बहुत डिटेल में मैं आपको ये पूरे टॉपिक को समझाऊंगी, इसलिए सिर्फ इस वीडियो में ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। ऑलमोस्ट इसमें 2-3 वीडियोस लग जाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप कंटिन्यूअस जो भी मैं वीडियोस इस पे ले आऊँगी आप सभी को सुनिएगा, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि मेरी बहुत स्टूडेंट से बात हुई, वो बहुत कंफ्यूज्ड हैं इसको लेकर के, तो मैंने सोचा कि मैं इस पे एक वीडियो बनाऊं जिससे कि सभी का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चाहे वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, चाहे वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, इवन फैकल्टीज़ मेंबर्स हों, पेरेंट्स हो, किसी का भी। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक, कमेंट एंड शेयर को करना मत भूलिएगा। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है। तो लेट्स वी स्टार्ट आवर वीडियो। तो फिर हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। उसमें सबसे पहले आज हम इतिहास पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, क्योंकि लगातार हम बात कर रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। पर 2020 की पॉलिसी को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि इससे पहले और कौन कौन सी पॉलिसीज़ आई थी, उन किन किन सरकारों में आई थी और उनके क्या क्या रिकमेंडेशंस थे, उन्हें शॉर्ट में जानना ज़रूरी होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। आपके यहाँ स्क्रीन पे वो चीज़ें नज़र आ रही होंगी, आप ज़रूर देखिएगा। सिंस कंट्रीज इंडिपेंडेंस इन 1947, जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ तो बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे गवर्नमेंट के पास कि किस तरह से हम एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करें। तो गवर्नमेंट, द इंडियन गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड वेराइटीज ऑफ प्रोग्राम्स टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ इलिटरेसी इन बोथ रूरल एंड अर्बन इंडिया। आप जानते हैं कि 1947 के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय रूरल और अर्बन पॉपुलेशन में वास्ट डिफरेंस था। रूरल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, अर्बन पॉपुलेशन कम थी, पर इलिटरेसी रेट भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा था। तो गवर्नमेंट के पास ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि किस तरह से हम कौन कौन से प्रोग्राम्स लाए, कौन कौन सी पॉलिसीज़ लाए जिससे कि ये जो इलिटरेसी रेट है ये धीरे धीरे कम हो और लिटरेसी रेट हमारे यहाँ ग्रो करे। तो उस समय जो फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, फ्री इंडिया के फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। सपोर्टेड स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर एजुकेशन। इनका यही मानना था कि एक यूनिफॉर्म एजुकेशनल सिस्टम हो और सेंट्रल गवर्नमेंट बाकी जगहों पे कंट्रोलिंग कर सके, मतलब कि एजुकेशन को वो यूनियन लिस्ट में डालने के फेवर में थे कि उसका पूरा जो कंट्रोलिंग सिस्टम है वो यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहे। तो उसके बाद क्या हुआ कि द यूनियन गवर्नमेंट एस्टैब्लिश यूईसी। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, आप ध्यान रखिएगा मैं यूजीसी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ यूईसी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। ये 1948 और 49 में इस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन एसईसी, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1952-53 में। ठीक है, मैंने बताया यूईसी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम, 1948 and 49, then secondary education commission 1952-53 में
इन दोनों का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। और फिर 1964 एंड 66, 1964 से 66 के दौरान यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसकी बात हम आज भी करते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड कोठारी कमीशन, बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है कोठारी कमीशन। जब भी हम एजुकेशन सिस्टम के जो इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, एनरिचमेंट की बात करते हैं, तो हम कभी भी कोठारी सिस्टम को फॉरगेट नहीं कर सकते, हम भूल नहीं सकते। तो यूजीसी और कोठारी कमीशन 1964 और 66 में इस्टेब्लिश होता है। और इन सब के पीछे एम क्या है? टू डेवलप proposals to modernize India's educational system। मैंने जब प्योर सोशियोलॉजी का टॉपिक मॉडर्नाइजेशन पढ़ाया था, तो मॉडर्नाइजेशन में मैंने बताया था कि मॉडर्नाइजेशन का कंसेप्ट बिल्कुल अलग है। आप वो मॉडर्न, बीइंग अ मॉडर्न इज़ नॉट अ मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस जो है वो अलग है, जिसमें कि सोशल सिस्टम में चेंजेस हुए, पॉलिटिकल सिस्टम में चेंजेस हुए, एजुकेशनल सिस्टम में चेंजेस हुए। एजुकेशनल सिस्टम में क्या चेंज हुए? चूँकि हम लोग एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो एजुकेशनल सिस्टम में क्या चेंजेस हुए? एजुकेशनल सिस्टम में हम डिस्टेंस लर्निंग की बात की, हमने टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया। तो ये सब, तो इस उद्देश्य को लेकर के कि किस तरह से इंडियन एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्नाइज करना है, ये एम को लेकर के यूईसी, एसईसी एंड यूजीसी एंड कोठारी कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। देन resolution on scientific policy was adopted by जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट। और फिर जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में ही साइंटिफिक पॉलिसी का रिजोल्यूशन पास हुआ, जिसमें आईआईटी जैसे संस्थानों का गठन होना शुरू हुआ। और 1961 में NCERT, आप जानते हैं NCERT को, तो 1961 में NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। ठीक है, तो हमने अभी इंडिपेंडेंस से लेकर के 1947 से लेकर के हमने 1967 तक की बात की कि कब कब एजुकेशनल सिस्टम में रिफॉर्म किए गए। यूईसी, एसईसी, यूजीसी, कोठारी कमीशन, आईआईटीज, एनसीईआरटी, इन सब का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन की 1968। आप सभी इधर 2 दिन में समझ गए होंगे कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, वो थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है। ठीक है, आप बार बार इसको पढ़ रहे होंगे। तो पहली जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन थी वो आई है 1968 में। ठीक है, कभी भी कहीं भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में या आईएएस के प्री में, मेंस में, कहीं भी मेंस में पूछेगा तो आपको ये सब चीज़ें कुछ कुछ मेंशन करनी होगी। प्री में भी कहीं पूछ सकता है, या कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इस समय रिफॉर्म हुआ तो ये सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो 1968 में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आता है। पीएम उस समय जो प्रधानमंत्री थी, प्राइम मिनिस्टर थी, इंदिरा गांधी announced the first national policy on education based on the report and recommendations of the कोठारी कमीशन। जो कोठारी कमीशन 1964 और 66 के दौर में आया, उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए। उनका सुझाव मानते हुए इंदिरा गांधी की सरकार ने सबसे पहला नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 में लाया। ठीक है, अब देखिए कि इस पॉलिसी की क्या क्या मुख्य बातें थी। पॉलिसी कॉल्ड फॉर फुलफिलिंग कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14। उसी समय जो बच्चे 14 साल, मतलब 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए कंपल्सरी एजुकेशन की बात की गई, एज स्टिपुलेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर्स। और टीचर्स के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग और क्वालिफिकेशन की भी बात की गई। सेकंड क्या था? कॉल्ड फॉर फोकस ऑन लर्निंग ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस। वैसे तो बहुत सारे रिकमेंडेशंस आए थे, बहुत सारे 1968 के पॉलिसी में की हाइलाइट्स थे, पर मैं बस कुछ ही को लेकर के चल रही हूँ जो मेन इंपॉर्टेंट लगा मुझे। तो
सेकंड जो था वो था रीजनल लैंग्वेजेस को इम्पोर्टेंस उन्होंने दिया, और 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात की गई थी। 3 लैंग्वेज फार्मूला मतलब 1 आप देख रहे होंगे लिखा होगा EH&R, E फॉर इंग्लिश, H फॉर हिंदी एंड R फॉर द रीजनल लैंग्वेजेस। कि इंग्लिश जो है वो इम्पोर्टेंस थी, ठीक है। हिंदी भाई देश भाषा है, राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा, रीजनल लैंग्वेज की आप जो भी रीजन में जिस भी रह रहे हैं, तो उन तीनों लैंग्वेजेस के इम्पोर्टेंस की बात की गई फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन में, जो कि 1968 में आया। Policy also encouraged the teaching of the ancient Sanskrit language, which was considered as essential part of India's culture and heritage. उस समय भी 1968 के नेशनल पॉलिसी में भी संस्कृत लैंग्वेज को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई थी, और माना गया था कि अगर भारत की संस्कृति और विरासत को हमें समझना है तो हमें संस्कृत का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो संस्कृत भाषा के पठन और पाठन पर जोर देने की बात की गई, ठीक है। ये था फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी 1968 का। अब हम आते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। अब दूसरी जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई वो आई 1986 में, adopted by the parliament in May 1986. Committee was set up under the chairmanship of आचार्य राममूर्ति, ठीक है, ये चेयरमैन थे और ये राजीव गांधी के सरकार में आए, राजीव गांधी गवर्नमेंट में। न्यू पॉलिसी कॉल्ड फॉर स्पेशल emphasis on the removal of disparities and to equalize educational opportunity, especially for Indian women, scheduled tribe and scheduled कास्ट, ठीक है। उन्होंने मतलब इस नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में डिस्पैरिटीज़ के रिमूवल की बात की गई कि जो डिस्पैरिटी है हमारे कंट्रीज़ में वो हद तक रिमूव हो, और फोकस किया गया विमेन एजुकेशन पे, शेड्यूल कास्ट एजुकेशन पे एंड शेड्यूल ट्राइब एजुकेशन पे, ठीक है। मेन पॉइंट्स ये है। आगे बढ़ते हैं। पॉलिसी कॉल्ड फॉर एक्सपेंडिंग स्कॉलरशिप की बात की गई, एडल्ट एजुकेशन की बात की गई, रिक्रूटिंग मोर टीचर्स फ्रॉम द एससीज, इंसेंटिव्स फॉर पुअर फैमिलीज टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल रेगुलरली, ठीक है, इस पे बात की गई। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच था 1986 के नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन का। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत की गई। एक्सपेंडेड ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम, ओपन यूनिवर्सिटी जो डिस्टेंस लर्निंग हम जिसको कहते हैं, उसमें 1985 में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई। तो ये हमने एक हिस्ट्री जाना, ठीक है, जानना ज़रूरी है, बहुत डिटेल में नहीं जानना ज़रूरी है, पर बहुत एकदम नहीं भी जानना, ऐसा भी नहीं कि हम नहीं जाने और सीधे हम 2020 के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ लिए। तो इसलिए मैंने एक स्पेसिफाइड अलग से बना लिया कि हिस्ट्री आप जाने, तो समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ठीक है। इसको थोड़ा डिटेल है, वास्ट है, क्योंकि हमें सारे पॉइंट्स को क्लियरली समझना है, तो इसलिए अलग अलग वीडियोस बनेंगे। बेसिकली अभी मैंने इस वीडियो में हिस्ट्री की बात की, एजुकेशन पॉलिसीज़ के हिस्ट्रीज़ पे बात की। अब हम बात करते हैं जो 2020 का जो पॉलिसी आया है उसके विज़न के बारे में, ठीक है, उसके की प्रिंसिपल्स के बारे में, और साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और अगले वीडियो में चूँकि स्कूल लेवल पे चेंजेस आए हैं और हायर एजुकेशन मतलब कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे भी चेंजेस आए हैं, तो इनको पढ़ाने के लिए, इनको बताने के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो आज फिलहाल हम लोग इस वीडियो में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के विज़न और की प्रिंसिपल्स एंड सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। ये हाईलाइट में क्यों है, अभी मैंने बताया कि ऑन 29 जुलाई 2020 the Union Cabinet approved the new national education policy with an aim to introduce several changes in the Indian education system from
स्कूल टू कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल। ठीक है, तीनों लेवल पे चेंजेस के संदर्भ में ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया है। ठीक है, 29 जुलाई को यूनियन कैबिनेट ने इसे अप्रूव किया। सबसे पहले देखते हैं विजन, इसके पीछे विजन क्या है आने का। पहला है कि एन एजुकेशन सिस्टम दैट कंट्रीब्यूट्स टू एन इक्विटेबल एंड वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल। एक शिक्षा प्रणाली जो सभी को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करके एवं एक न्याय संगत और जीवंत ज्ञान समाज में योगदान करती है। तो पहला जो विजन है वो इसी विजन को लेकर के आगे बढ़ा गया, इक्विटेबल एंड वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी की बात की गई। सेकंड इनका विजन है कि डेवलप्स अ डीप सेंस ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। बहुत अच्छी, बहुत प्यारा विजन है कि किस तरह से एक अपने जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक कर्तव्य हैं या संवैधानिक जो मूल्य हैं वो आज की पीढ़ी को समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट देयर राइट्स। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट की प्रिंसिपल्स ऑफ दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो की प्रिंसिपल कितने हैं आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, मेनली 7 की प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट है इक्विटी एंड इंक्लूजन, emphasizes conceptual understanding। इक्विटी एंड इंक्लूजन मतलब इक्विटी तथा समावेशन करना, बराबर और समावेशन। emphasizing conceptual understanding, वैचारिक समझ पर जोर। यूनिक कैपेबिलिटीज, अद्वितीय क्षमता। क्रिटिकल थिंकिंग, गहन सोच। कॉन्टिन्यूस रिव्यूज, निरंतर समीक्षा। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का प्रयोग। एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सामुदायिक भागीदारी। मैं इसको एक एक करके डील कर रही हूँ। सबसे पहला इक्विटी एंड इंक्लूजन, कि एज द कॉर्नर स्टोन ऑफ ऑल एजुकेशनल डिसीजन, कि जितने भी एजुकेशनल डिसीजन आएंगे सबके ये मूल में रहेगा कि सभी शैक्षणिक निर्णय की आधारशिला ये रहेगी इक्विटी एंड इंक्लूजन। सेकेंड, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, की एनकरेजमेंट एंड फैसिलिटेशंस फॉर फिलेंथ्रोपिक, प्राइवेट एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, लोकोपकारी, निजी और सामुदायिक भागीदारी के प्रोत्साहन और सुविधा। तो सामुदायिक भागीदारी की बात कही गई है जो कि निजी स्तर पे या सामुदायिक स्तर पे या लोकोपकारी स्तर पे, सभी स्तरों पे होना सुनिश्चित होना है। नेक्स्ट है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, और इस कोरोना काल में, कोविड सिचुएशन में हम यूज ऑफ टेक्नोलॉजी को तो अच्छी तरह से समझ रहे हैं। और देखिए 2019 में मसौदा इसका ऑलमोस्ट तैयार होना शुरू किया, मतलब काम तो हो रहा है 17 से ही, और 19 में ऑलमोस्ट ड्राफ्ट रेडी हो गया था। किसी को नहीं पता था कि कोरोना काल आएगा, हम इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हो जाएंगे। इसी को कहा जाता है दूरदृष्टा, कि पता नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी इसको बहुत अच्छे से समझते हैं, एक बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए कि वो कहीं ना कहीं से इतने ज़्यादा दूरदृष्टि वाले व्यक्तित्व के स्वामी हैं कि वो समझ गए कि आगे क्या होना है। कहीं ना कहीं से हम इस पथ पे आगे बढ़ रहे थे। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग, सॉरी मैं किसी पार्टी की विशेष की बात नहीं करूँ, मैं किसी व्यक्तित्व विशेष की बात कर रही हूँ। जरा भी आप इसको पॉलिटिसाइज वीडियो नहीं समझिएगा, ये मेरी खुद की एक भावना है। इन टीचिंग एंड लर्निंग, रिमूविंग लैंग्वेज बैरियर्स फॉर दिव्यांग स्टूडेंट्स, मतलब यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ होगा, इन टीचिंग एंड लर्निंग। आप देखिए मैं खुद इस्तेमाल कर रही हूँ, ये मेरे चैनल की शुरुआत ही लॉकडाउन में हुई है, तो टीचिंग एंड लर्निंग में यूज़ करना टेक्नोलॉजी को। रिमूविंग लैंग्वेज बैरियर्स, जो लैंग्वेज बैरियर्स है बहुत बड़ा बैरियर है इस हमारे देश में। आप देखिए कि ये देश जो हमारा है वो विविध भाषाओं का देश है। कहा जाता है ना, कोस कोस पे पानी बदले, क्या है ना, एक दोहा है कि एक कोस पे पानी बदले 5 कोस पे बाड़ी। तो कहा जाता है कि हम थोड़े थोड़े दूर दूर पे जाएंगे और हमारी लैंग्वेज बदलती जाती है। तो लैंग्वेज बैरियर्स बहुत है। आए दिन आईएएस के जो स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब जो एस्पिरेंट्स होते हैं, उनका क्वेश्चन लगातार होता है
इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, हिंदी मीडियम को तवज्जो नहीं दी जाती है। हमेशा से लैंग्वेज हर जगह बैरियर के रूप में आया है सामने, और हमारे स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम बेल्ट के हैं दे आर ऑलवेज गेटिंग कन्फ्यूज्ड कि हमारा स्कोप आगे है कि नहीं है। तो रिमूविंग लैंग्वेज बैरियर्स की बात की जा रही है, होप इस पे काम हो तो बहुत बेटर है। दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, कि किस तरह से दिव्यांगों के लिए हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एंड इन एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, तो जो एजुकेशनल प्लानिंग और मैनेजमेंट होगा उसमें भी हम किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो की प्रिंसिपल है वो है, चौथा मैं बात कर रही हूँ, एम्फेसाइजेस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात की गई, बहुत ज़रूरी है हमारे बच्चों में, हमारे जो ग्रोइंग जो जनरेशन है उसमें। मतलब रेदर देन रोट लर्निंग एंड लर्निंग फॉर एग्जाम्स, कहा जाता है ना रोट लर्निंग, रट्टेदार पढ़ाई। एग्जाम आया हम शुरू कर दिए रट रट के आगे बढ़ना, या लर्निंग फॉर एग्जाम्स कि एग्जाम के ही समय हम पढ़ेंगे, बाकी साल मस्ती करेंगे। स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी सिस्टम भी कहीं कहीं इसी ढर्रे पे ही काम करता है कि एग्जाम का टाइम आया तो फट सिलेबस पे प्रेशर डाले, वरना साल भर हम इजी हैं, मतलब रिलैक्स्ड हैं। तो इसकी जगह पे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात की गई कि किस तरह से हम कंसेप्ट पे जोर देंगे, कि अगर कोई चीज़ है तो उसका कंसेप्ट जानना हमें बहुत ज़रूरी है, न कि रट्टे मार पढ़ाई। नेक्स्ट है यूनिक कैपेबिलिटीज़, कि हर व्यक्ति के अंदर, हर एक विद्यार्थी के अंदर एक अपनी अद्वितीय क्षमता होती है, ये तो हम सब जानते हैं। मेरे अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटी होगी, इसका ये मतलब नहीं कि आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं होगी। हर व्यक्ति को ईश्वर ने यूनिक बना करके भेजा है। हर टीचर्स को, हर पेरेंट्स को उस यूनिक क्वालिटी को जानना है अपने वार्ड में, अपने बच्चों में, और फिर उसको आगे बढ़ाना है। कोशिश करनी होगी कि प्रत्येक छात्रों में अद्वितीय क्षमता की पहचान सुनिश्चित करना होगा, और उसमें हम टीचर्स की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होगी। होप हम सभी अच्छे से अपना काम करें आगे, और करेंगे ज़रूर। क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी, ठीक है, क्रिएटिविटी का ज़माना है, क्रिटिकल थिंकिंग का ज़माना है, कि तार्किक निर्णय लेने और नवाचार को प्रोत्साहित करें। आप देखिए इस समय जब से लॉकडाउन का टाइम आया है, बहुत सारे फैकल्टी डेवलपमेंट्स प्रोग्राम हो रहे हैं, मैं भी कई सारा अटेंड की हूँ। उसमें लगातार ई लर्निंग पे, कभी अभी मैंने देखा था मूडल पे, कभी गूगल क्लासरूम पे, कभी हाउ टू जनरेट गूगल फॉर्म्स, और हाउ टू कंडक्ट सर्वे वाइल यू आर टीचिंग इन अ क्लासरूम, ऑनलाइन क्लासरूम, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ ऑनलाइन टीचिंग। बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी और इनोवेशंस पे बात हो रही है इस टाइम पे, तो इसको और आगे कैसे बढ़ाया जाए। एंड द लास्ट वन इज कंटिन्यूअस रिव्यूज़। ये बहुत ज़रूरी है कि हम किसी चीज़ का इनिशिएशन तो कर दे, पर उसका रिव्यू अगर नहीं हो रहा है तो फिर वो सफल नहीं होगा। तो कंटिन्यूअस रिव्यू की भी बात की गई कि बेस्ड ऑन द सस्टेन्ड रिसर्च एंड रेगुलर असेसमेंट बाय द एजुकेशनल एक्सपर्ट, कि कुछ एजुकेशनल एक्सपर्ट रहेंगे, रिसर्च होते रहेंगे, और इस आधार पे हम रिव्यूज़ करते रहेंगे। शैक्षणिक विशेषज्ञों द्वारा निरंतर अनुसंधान और नियमित मूल्यांकन के आधार पे हम रिव्यूज़ करते रहेंगे जो भी प्रोसेस चल रहा है। तो ये कुछ मैंने की प्रिंसिपल्स की बात की, आपको समझ में आया होगा। तो ये की प्रिंसिपल, 7 की प्रिंसिपल, प्लीज़ भूलिएगा नहीं, ये 7 की प्रिंसिपल्स को लेकर के हमारा नया एजुकेशन पॉलिसी आ रहा है। अब आगे हम बढ़ते हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैंने लिखा है यहाँ पर कि क्या लिखा है, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, कि आपको याद रखना इसे बहुत ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है? अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फॉर्मर इसरो चीफ डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, द कमिटी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी वॉज फॉर्म्ड ऑन जून 2017। जून 2017 में ये काम करना शुरू हो गया था। किसके चेयरमैनशिप में? जो हमारे फॉर्मर इसरो चीफ हैं के कस्तूरी रंजन, उनके चेयरमैनशिप में जून 2017 में ये इसका फॉर्मेशन हो गया था। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में
पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। ठीक है, पहला ये तो याद रखिएगा। चेयरमैनशिप कौन, मैं अंडरलाइन कर दे रही हूं, आप भी जरूर इसे याद करेगा। एक मिनट, के कस्तूरी रंजन। ठीक है, 2017, ये जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि दिस कमिटी प्रेजेंटेड द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट इन मई 2019, और इसने 2 साल पूरी तरह से मेहनत करके मई 2019 में अपना ड्राफ्ट प्रेजेंट किया था। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था। ठीक है, ये पॉइंट याद रखने वाला है। नेक्स्ट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 will be the third education policy of independent India after the year 1968 and 1986। पहले ही मैंने बात की है कि ये थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है। पहला 1968 में आया था, दूसरा 1986 में आया था। बीच में मैंने एक चीज़ बताना भूल गया कि 1986 के बाद 1992 में नरसिम्हा राव के कार्यकाल में इस 1986 का जो एजुकेशन पॉलिसी था उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया, और मनमोहन सिंह के भी कार्यकाल में कुछ मॉडिफिकेशन किया गया, पर वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी। कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए थे 1992 में, एंड अभी मैंने जो बताया नरसिम्हा राव और ये मनमोहन सिंह के कार्यकाल में। तो ये थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है स्वतंत्रता के बाद, मतलब 1947 के बाद। नेक्स्ट है अंडर द NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 द एजुकेशन सेक्टर हैज बीन टारगेटेड टू इन्वेस्ट equal to 6% of the country's GDP in collaboration with the central and state government। ठीक है, जरूर याद रखिएगा कि अब GDP का 6% खर्च होने की बात की जा रही है कि NEP 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से, दोनों का सहयोग रहेगा, केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों का सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की GDP के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अब थोड़ी सी बात, चूंकि GDP का मुद्दा उठ गया है तो हमें GDP समझना होगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो GDP नहीं समझ रहे होंगे। इकोनॉमिक्स वाले तो अच्छे से समझ रहे होंगे, पर हो सकता है सोशियोलॉजी वालों को नहीं समझ में आए। कुछ ऐसे में स्टूडेंट हैं जो हाई स्कूल और इंटर और ग्रेजुएशन में भी, मतलब 11th-12th में भी हैं, वो हो सकता है GDP का नहीं मतलब समझे। तो GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। किसी भी देश की आर्थिक सेहत को मापने का पैमाना या जरिया होता है। किसी भी देश का अगर हमको इकोनॉमिक ग्रोथ देखना है तो वी हैव टू लुक द GDP रेट। जैसे इस समय नंबर 1 पे है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसका GDP ट्रिलियंस में है। ठीक है, GDP का आंकड़ा अर्थव्यवस्था के प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में उत्पादन की वृद्धि दर पर आधारित होता है। और अगर हम शॉर्ट में देखें तो किसी देश में एक वर्ष में, ठीक है, 1 ईयर में, एक वर्ष में कुल आय और कुल व्यय के बीच के अंतर को GDP करते हैं कि टोटल जो आय हुआ है, इनकम हुआ है। आप जानते हैं बहुत सारे जरिए हैं इनकम्स के, तो इनकम हुआ है और कुल जो खर्च हुआ है अलग अलग योजनाओं में खर्च हुआ है, फिर उसके बीच का जो अंतर बच रहा है उसको हम GDP कहते हैं। तो वो GDP का 6% इसमें डिक्लेयर हुआ है 2020 नेशनल पॉलिसी में कि अब शिक्षा पर खर्च होने की बात की गई है, निवेश का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है कि शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षणिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात की गई है। याद रखिएगा, अब सिस्टम आ गया है 5, पहले क्या था 10+2, ठीक है, 10th की है, +2 मतलब 11th-12th की, उसके बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सारी बात हुई है। अब है 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर। कल जो अगला वीडियो आएगा उसमें मैं ये इसको डिटेल में समझाऊंगी। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी कॉल्स फॉर डिवाइडिंग द एजुकेशनल curriculum on the basis of 5+3+3+4 system in place of the currently active 10+2 educational model। ठीक है, अब 10+2 एजुकेशनल मॉडल की जगह फिर 5+3+3+4 मॉडल आएगा। नेक्स्ट,
emphasis has been given to promote the use of technology for technical education. ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज तो करेंगे ही. रिमूविंग लिंग्विस्टिक कंस्ट्रेंट, हमने बताया कि जो लिंग्विस्टिक बैरियर्स है उसको रिमूव करने की बात की गई है. फैसिलिटेटिंग एजुकेशन फॉर डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स, और जो दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी टेक्नोलॉजी का यूज़, वो मैंने जो की प्रिंसिपल बताया यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी में, उसमें ये बातें बताई हैं. तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. और एक जो लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, चेंज इन नेम ऑफ MHRD, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अभी तक हम लगातार देख रहे थे कि इसका काम जो एजुकेशन सिस्टम के कंट्रोलिंग का काम, उसमें इनोवेशन का काम, ये सब देखता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. अब इस मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD का नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखा जाएगा. ठीक है, ME. इसका पर्पस क्या है? The purpose of renaming MHRD to Ministry of Education under NEP 2020 is to attract more retention to education and learning again. तो इसका एम यही है कि more retention to education and learning again, कि एजुकेशन और लर्निंग पे ज़्यादा फोकस किया जाए. तो एक ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट थी. तो आज के वीडियो में आपने देखा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इतिहास क्या रहे हैं, कब कब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, फिर आपने जो 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके विज़न को देखा, उसके की प्रिंसिपल्स को देखा, और कुछ इम्पॉर्टेंट जो कहा जा सकता है कि पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, वो एक एक वर्ड में या ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, वो आ सकता है, उसको आपने देखा. अब कल मैं जो अगला वीडियो बनाऊंगी वो बनाऊंगी स्कूल लेवल पे क्या चेंजेस आए हैं, क्योंकि हमें देखना है स्कूल लेवल पे भी और कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल पे भी और अदर्स कैटेगरी भी देखनी है. तो स्कूल लेवल्स पे क्या क्या चेंजेस आए हैं वो देखना है हमें. और होप आपको इतना पार्ट समझ में आया होगा. थोड़ा ही समझे पर कायदे से समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये भविष्य की बात है और मतलब पूरा सिस्टम इस पे हमारा चलना है. तो जब अगर हम चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो टीचर हो, कोई भी हो, अगर हम एजुकेशन पॉलिसी को नहीं समझेंगे तो हमें दिक्कत होगी, क्योंकि अब लगातार इस पे बातें होनी है, डिस्कशंस होना है, तो हमें जानना होगा. और साथ में मैं अपने वीडियोस में कुछ वो रिव्यूज़ भी दे रही हूँ. इस वीडियो में मेरी एक स्टूडेंट है युविका तिवारी, उसका मैं आपको ओपिनियन दूंगी, क्योंकि हमें ओपिनियन भी जानना ज़रूरी है कि हमारे बच्चे क्या समझ रहे हैं. तो इस वीडियो में मैं अपने स्टूडेंट का एक ओपिनियन दूंगी कि वो क्या समझती है स्कूल लेवल के चिल्ड्रन पे जो चेंजेस आएंगे आगे चल के. तो उसको आप ज़रूर सुनिएगा. आप सभी को मेरा प्रणाम. मैं युविका तिवारी, निवासी दिल्ली NCR. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले भारतीय सरकार द्वारा एक नई राष्ट्र नीति लाई गई है. आजादी के पिछले 72 वर्षों में यह पहली बार हुआ है कि किसी विदेशी नीति को छोड़कर हमने एक स्वदेशी नीति अपनाई है. इसके कई प्रभाव पड़ेंगे विद्यार्थी तथा युवाओं के जीवन पर, परंतु इसके अनगिनत प्रभाव जो होंगे वो होंगे स्कूली छात्रों पर. उन्हीं प्रभावों पर आज मैं आपसे कुछ चर्चा करने जा रही हूँ. इन प्रभावों में सबसे पहला जो मैं देख पा रही हूँ वह यह है कि जिस प्रकार से अब तक 10+2 का पैटर्न यूज होता आया था, परंतु अब उसे बदलकर 5+3+3+4 का पैटर्न कर दिया गया है. इससे यह पता चलता है कि सरकार बोर्ड के पैटर्न को चेंज करने की जगह पहले बेस को मजबूत करना चाहती है, और इसी में स्कूली छात्रों को मदद मिलेगी कि वे अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करके आगे बढ़ सके. इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसका एक प्रभाव यह भी है कि जिस प्रकार भारतीय सरकार ने राष्ट्रभाषा हिंदी तथा सभी क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिक स्तर पर सभी विद्यार्थियों की स्कूलिंग के लिए अनिवार्य कर दिया है, इससे यह लाभ होगा कि सभी विद्यार्थियों को एक अवसर मिलेगा अपनी संस्कृति से जुड़ने का, अपनी भाषा से जुड़ने का और तथा भारतीय संस्कार व भारतीय अवधारणा से जुड़ने का. इसी क्रम में जब हम आगे देखते हैं तो पता चलता है कि इस नीति के तहत जिस प्रकार से अब तक
प्राथमिक स्तर पर तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को मिड डे मील की सुविधा उपलब्ध थी, परंतु अब वह सुविधा ब्रेकफास्ट और लंच में डिवाइडेड कर दी गई है, जिससे बच्चों के पोषण का भी ध्यान रखा गया है। इस शिक्षा नीति के तहत बच्चों के वस्तु का बोझ कम होगा, जिससे कि उन्हें फायदा होगा कि वे अपने आप को समर्थ बना सके कुछ सीखने के, न कि वे जो अब तक चलता आ रहा था रटने का पैटर्न फॉलो करें। इसके जब हम और प्रभाव देखते हैं तो यह जानने को मिलता है कि शारीरिक शिक्षा में अब बच्चों की रुचि बढ़ाई जाएगी तथा इसको सभी विद्यार्थियों के लिए अवेलेबल कराया जाएगा, जिससे कि विद्यार्थियों को तथा छात्राओं को एक अवसर मिलेगा शारीरिक शिक्षाओं के बारे में जानने का। यह एक कदम माना जा सकता है महिला सशक्तिकरण की ओर भी। इसके प्रभाव यह भी होंगे कि जैसे नई शिक्षा नीति आ रही है तो उसमें प्राथमिक स्तर पर तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर अब विद्यार्थियों को वोकेशनल कोर्सेज तथा एक्स्ट्रा पोस्ट सर्कुलर एक्टिविटीज में पार्ट लेने का ज्यादा मौका मिलेगा, जिससे उन्हें आगे अपने जीवन में जॉब लेने में आसानी होगी तथा उन्हें अवसर मिलेंगे अपने आप को समर्थ्य बनाने के, उन्हें साक्षर होने से ज्यादा शिक्षित होने के अवसर मिलेंगे। यह नीति बहुत ही प्रभावी है सभी युवाओं के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए तथा सभी स्कूली छात्रों के लिए, परंतु इसमें कई चीजें ऐसी भी हैं जिन पर छात्रों को ध्यान देना होगा। जैसे कि सरकार हमें अगर वोकेशनल कोर्सेज दे रही है और विज्ञान के छात्र छात्राओं को एक अवसर दे रही है ह्यूमैनिटीज वगैरह और समाज शास्त्र पढ़ने का भी, तो इसमें जिम्मेदारी अब छात्र छात्राओं की बनती है कि वे अब इस शिक्षा नीति के तहत अपने आप को कितना सुदृढ़ करके, अपने आप को कितना सशक्त करके इस नीति को कारगर साबित करने में सरकार की मदद करते हैं। इस शिक्षा नीति के सभी प्रभावों को देखते हुए अब यह भी छात्र छात्राओं को स्वयं ही सुनिश्चित करना होगा कि जिस प्रकार से अब ऑनलाइन एजुकेशन बढ़ेगी तो किताबों से विद्यार्थी थोड़े विमुख से हो जाएंगे। उन्हें यह स्वयं सुनिश्चित करना होगा कि इस ऑनलाइन एजुकेशन के दौर में उनके ज्ञान पर, उनकी शिक्षा पर, उनके सीखने पर कोई असर न हो। वे उसी प्रकार, उसी सशक्तता से अपने ज्ञान को अर्जित करते रहें, अपनी सीखने की प्रक्रिया को चालू रखें। इन प्रभावों में यह भी हमें सुनिश्चित करना होगा कि सरकार अगर किसी भी पहलू पर किसी भी कार्य को करने में चूक जाती है तो अब यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम यह सुनिश्चित करें कि सरकार इस नीति पर जैसा कि उसने निर्धारित किया है वैसे ही कार्य करे, ना कि केवल ये एक पेपर वर्क बनकर रह जाए, ना कि केवल ये एक फैसिनेटिंग वर्ड बनकर रह जाए। इसी उम्मीद से मैं आशा करती हूँ कि आप सभी मेरा साथ देंगे, हम सभी विद्यार्थी, हम सभी युवा मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम इस नीति को कारगर साबित करेंगे और सशक्त व शिक्षित बनेंगे। होप आपने युविका के जो ओपिनियन है उसको सुना होगा। कल मैं जिस वीडियो को लेके आऊँगी उसमें कुछ फैकल्टीज़ या कुछ स्कूल से जुड़े जो लोग होंगे उनके ओपिनियन को भी आपसे शेयर करूँगी। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार, प्यार और सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए।